जय हिंद दोस्तों, मैं कन्हैया कुमार एक बार फिर से आपका जीके प्लान पे स्वागत करता हूं। देखिए कि ज्ञान बिंदु का हम लोग बिहार पुलिस का टेस्ट सीरीज देख रहे हैं लोग। तो इसमें अभी तक 35 तक देखे हैं लोग और ये आपका 36वां टेस्ट होगा। तो इसमें देखिए कि इसका पीडीएफ आप जीके प्लान टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और इसका यहाँ पे लिंक भी दिया रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से भी डाउनलोड किया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो उस वो कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? उसे बोला जाता है अजात शत्रु। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके देखिए कि अनेक शब्द के एक शब्द दिए गए हैं। जिसकी बाह जांग तक लंबी हो उसे अजान बाहु बोला जाता है और जिसे जीता ना जा सके उसे अजय बोला जाता है। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार अस्त्र है और जिसके पास कुछ ना हो अंकीचन बोला जाता है और जिसकी आशा न की जाए अप्रत्याशित। और जो कम बोलता हो अल्पभाषी या मितभाषी। जिसके चार पैर हो चतुष्पद होता है और रात और संध्या के बीच का समय गोधली बोला जाता है। कम खर्च करने वाला मितव्ययी, कम बोलने वाला मितभाषी। और देखिए अधिक खर्च करने वाला को अपव्ययी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, धन के व्यर्थ ही खर्च करने वाला होता है तो उसे क्या बोला जाता है? तो अपव्ययी बोला जाता है। अभी यहाँ पे दिया गया है तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तीसरा का नंबर, जिसके हस्तक्षेप जिसका हस्ताक्षर नीचे अंकित है उसे क्या बोला जाता है? तो अधो हस्ताक्षर करता। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। बरसात बिल्कुल नहीं होना ये कहलाता है, इसे बोला जाता है अनावृष्टि। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें से तद्भव कौन है? तो तद्भव का मतलब क्या होता है? तद्भव का मतलब होता है कि ऐसा शब्द जो संस्कृत से हिंदी में चेंज हो गए और उसका उपयोग किया जा रहा है। तो इसमें देखिए कि आपका अंडी आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा तद्भव। और चलिए आगे देखा जाए, इसमें दिया गया है तत्सम दिया गया है। तत्सम का मतलब जो संस्कृत भाषा है और उसी के सेम वर्ड लेके और उसका उपयोग किया जा रहा है। जैसे अग्नि हो गया, जल हो गया, नयन हो गया, पुष्प हो गया, ये संस्कृत भाषा से लिया गया है। और ये देखिए कि तद्भव आग, पानी, आँख, धूल, ये सब संस्कृत से लिया गया है लेकिन हिंदी में रूपांतरित करके इसका उपयोग किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, बहती गंगा में हाथ धोने का सही अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, अवसर का लाभ उठाना। मुहावरा दिया गया है, इसे देख लिया जाए। अपना उल्लू सीधा करना यानी अपना काम निकालना। आँख की किरकरी होना यानी अप्रिय लगना। और काम काज में कोरा होना यानी काम न जानना। पानी पीकर घर पोछना, काम निकलने के बाद सोचना। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो देखिए कि दिन जो है ये आपका स्त्रीलिंग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा और बाकी सब तो स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस का पर्यायवाची है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मराल हो जाएगा। हंस के अन्य पर्यायवाची देखिए तो कलकंठ, मानसौक, सिपक्ष और सरस्वती वाहन और मराल। तुरंत शब्द के पर्यायवाची संधव, अश्व, घोड़ा और बाजी और रविपुत्र और है और घोटक हो जाएगा। तुरंग दिखा है, तुरंत नहीं। भुजंग के पर्यायवाची तो भुजंग का सर्प, अहि, नाग, विषधर, ब्याल, उरंग और सांप और सारंग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 9th नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है, देखिए कि ये आपका है, चूज द वर्ड विच इज साइनोनिम्स ऑफ द वर्ड गिवन बोल्ड। तो इसका साइनोनिम्स क्या होगा? इवोक का। इवोक मतलब आह्वान करना और इसका साइनोनिम्स आप देखिए सी हो जाएगा, कॉल फोर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, चूज द वर्ड एंटोनिम्स यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो एंटोनिम्स इसका क्या होगा ये बताना है। तो दिया गया है इन हेल्थ दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें अंदर की ओर सांस लेना। तो इसका इजेक्ट हो जाएगा यानी कि बाहर की तरफ सांस लेना। अच्छा ये देखिएगा, इसका राइट आंसर एक्सहेल हो जाएगा यानी बाहर की तरफ सांस लेना। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, यहाँ पे भरना है करेक्ट वर्ड। तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? तो ब्लाइंड टू हिज ऑन फॉल्ट आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 से 13, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन रॉन्ग स्पेलिंग। तो रॉन्ग स्पेलिंग इसका कौन सा है? तो फिंस जो है ये आपका रॉन्ग स्पेलिंग है। फिंट मतलब होता है अस्पष्ट या मूर्छित। फेमियस मतलब होता है प्रसिद्ध और फेबुलियस मतलब बहुत अच्छा। देखिएगा कि 13 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है, ये भी आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। डिस्टिंगुइश इसका रॉन्ग स्पेलिंग है और इसका
सही स्पेलिंग देखिएगा। तो ये तीनों दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। अगला क्वेश्चन है 14 से 15 ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस डिवाइडेड इनटू द पार्ट वन पार्ट एज इरर। तो इरर इसमें खोजना है। जो 14 नंबर क्वेश्चन है इसमें इरर खोजना है। तो ये देखिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मिस गाइड फ्रॉम द पॉलिटिशियन। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। इसमें देखिएगा कि इसमें भी बी ही गलत है। वी जस्ट डिडंट न्यू, तो ये यहाँ पे दिया गया है, तो ये आप थोड़ा सा देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था। देखिए भारतीय संविधान के निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया, जिसका गठन आपका जुलाई में हुआ था 1946, और तथा इसकी पहली बैठक देखिए तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ। भारत के संविधान के मुख्य वस्तुकार बी आर अम्बेडकर को माना जाता है, यही है माना नहीं जाता है। 26 नवंबर 1949 नागरिकता तुरंत तदर्थ संसद असबंद और परिवर्तन नियम छोटे शीर्षकों से जुड़े अनुच्छेद समेत कुल 15 अनुच्छेद को लागू किया गया था। और संविधान के प्रावधान देखिएगा कि आपका 26 जनवरी 1950 को पूरी तरीके से लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान के शुरुआत के दिनों में देखा जाता है और इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था, तो ये आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन 17 नंबर है। भारतीय राजनीतिक में कार्यपालिका किसके अधीन है? तो ये आपका विधायिका के अधीन काम करता है। देखिए विधायिका कानून बनाता है, कार्यपालिका उसे लागू कराता है और न्यायपालिका उस पर अगर न्याय ना हो तो न्याय दिलाता है। भारतीय संसदीय व्यवस्था ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है। अनुच्छेद 74 और 75 इसके बारे में बताता है। सरकार की संसदीय व्यवस्था का वह व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है। वास्तव कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होता है, क्योंकि अनुच्छेद 74 में वर्णित है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, जिसकी प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह पे कार्य करेगा। तो ये आपका हो गया। अगला क्वेश्चन देखने से पहले यहाँ पे देख लिया जाए कि भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 47 उच्चतम न्यायालय तथा 6 से लेके भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 31 उच्च न्यायालय के बारे में गठन, स्वतंत्रता, न्यायिक और शक्ति प्रक्रिया के बारे में बात किया गया है। संविधान भाग देखिए कि 17 में आपका 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पदों के निर्वाचन संबंधी सारी जिम्मेदारी चुनाव आयोग करेगा। संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 में उल्लेखित है। अगला क्वेश्चन है संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्शों में से किसको प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, समाजवादी हो जाएगा। प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। अब तक प्रस्तावना में सिर्फ एक ही बार संशोधन किया गया है। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत भारत के लोग हैं। बेरोजगारीवाद 1960 में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया है, परंतु केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 ईस्वी में कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए इसे विधायिका उसमें संशोधन कर सकती है। अगला क्वेश्चन है के एम मुंशी के अनुसार प्रस्तावना हमारी संप्रभुति लोकतंत्र गणराज्य का भविष्यफल है। ठाकुर दास भार्गवा ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। सर अलादी कृष्ण अय्यर के शब्दों में संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है, तो ये आप याद रखेगा। 19 नंबर क्वेश्चन है भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? तो इसका राइट आंसर देखिए कि 1976 हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य क्या होता है कि किसी भी नागरिक का अपने देश के प्रति जो कर्तव्य है उसी को मौलिक कर्तव्य बोला जाता है। देखिएगा कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को सरदार सरोवर सिंह समिति की अनुशंसा पे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया। इसे भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 के क के तहत रखा गया है। इसे पूर्व सोवियत संघ और रूस के संविधान से लिया गया है। सरदार सरोवर सिंह समिति की अनुशंसा पर प्रारंभ में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, परंतु 46वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में देखिए कि 11वां इसमें मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए
शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने ये जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, जस्टिन अलमस कबीर के पश्चात भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाए जीपी सदाशिवम। ये थोड़ा सा पुराना डेटा है तो इसे छोड़ दीजिए। देखिए कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के गठन से संबंधित है अनुच्छेद 124। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण की सीमा होती है 65 वर्ष या 5 वर्ष, जो भी पहले हो। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवाद का निपटारा अंतिम रूप से उच्चतम न्यायालय में ही होता है। सबसे लंबा समय तक भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, जो 22 फरवरी 1978 से लेकर 11 जुलाई 1985 तक रहे। सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं? तो कमल नारायण रहे हैं और 25 नवंबर से 1991 से लेकर 12 दिसंबर 1991 तक रहे हैं। भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा यानी PIL लाने के लिए PN भागवती न्यायाधीश प्रमुख थे। वर्तमान में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ हैं। तो ये आप याद रख सकते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका डाटा थोड़ा सा पुराना है तो ये आप देख लीजिए। 21 नंबर क्वेश्चन है, यज्रवान संप्रदाय है तो ये किसका है? तो बौद्धों का है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 7वीं 8वीं शताब्दी के आते आते बौद्ध धर्म के नियमों में और परिवर्तन आया है। परिणाम स्वरूप वज्रयान संप्रदाय का उदय हुआ। देखिए इस संप्रदाय के अनुयायी बुद्ध को अलौकिक शक्ति वाला पुरुष मानते हैं। इसके सिद्धांत मंजूश्री, मूलकल्प और गृह समाज नामक ग्रंथों से मिलता है। इसमें तंत्र मंत्र पर बल देते हुए बुद्ध को देवी तारा से जोड़ा गया है। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। बुद्ध का अर्थ होता है प्रकाशमय और जागृति। इनके बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी है। जन्म इनका 563 ईसा पूर्व में हुआ और जन्म स्थान लुम्बिनी है जो नेपाल में पड़ेगा। बचपन का नाम सिद्धार्थ, पिता का नाम सुधोधन, कपिलवस्तु के शाक्य के गणतंत्र के ये राजा थे। महामाया इनकी माता का नाम है और पोषण करने वाली माता का नाम मौसी प्रजापति गौतमी है। पत्नी यशोधरा जो गोपा और बिंदा के नाम से जानी जाती है और पुत्र का नाम राहुल है। देखिए घोड़ा का नाम कथक है तो ये याद रखिएगा। सारथी का नाम चना है और मृत्यु इनका 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हो गया। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न देखिए तो बुद्ध, धर्म और संघ है। इसमें 4 आर्य सत्य हैं, दुख है, दुख समुदाय और दुख निरोध है और दुख निरोधी मार्ग है। तो ये आप याद रखिएगा। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक देखिए, जन्म घोड़ा और सांड हो जाएगा। गृह त्याग यानी महाअभिनिष्क्रमण घोड़ा हो जाएगा। ज्ञान पीपल हो जाएगा। बोधि वृक्ष। प्रथम उपदेश चक्र हो जाएगा। निर्वात पदचिन्ह और मृत्यु महापरिनिर्वाण स्तूप हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राज तरंगी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं कलहंस। देखिए राज तरंगी शब्द का अर्थ है राजाओं का नदी। हर्ष को देखिए कबीर का नीरो कहा जाता है। और देखिए कि कलहन लोहार वंश के शासक हर्ष के आश्रित कवि थे। इन्होंने राज तरंगी की रचना लोहार वंश के अंतिम शासक जय सिंह के समय में किया था। लोहार वंश का संस्थापक देखिए कि संग्राम राज 1003 से लेकर 1028 तक। कालिदास द्वारा रचित मेघदूत, अभिज्ञान संकुतलम, कुम्हार संभव, ऋतु संहार, मालविका अग्निमित्रम ये सब है। भास्कराचार्य ने योग वैशेषिक तथा न्याय दर्शन पर टीका लिखा है तो ये याद रखिएगा। चवार्क दर्शन के प्रतिपादक चवार थे। 23 नंबर क्वेश्चन है, वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो इसके राइट आंसर डी हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। और देखिए कि आनंद मत एक किताब लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा और उसी में से ये लिया गया है आपका वंदे मातरम। और ये देखिए किताब सन्यासी विद्रोह पे आधारित है तो ये याद रखिएगा। स्वदेशी आंदोलन तो जानते हैं 1905 में आया था बंगाल विभाजन के विरोध में। संगीतमय जदुनाथ भट्टाचार्य द्वारा किया गया गीतों का समय 65 सेकेंड रखा गया है। मैडम बीकाजी कामा अक्टूबर घाट जर्मनी में तिरंगा पहली बार फहराई थी। इन्हें देखिए कि क्रांतिकारियों की माता भी बोला जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर विख्यात कवि और साहित्यकार थे। उन्हें गीतांजलि के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है 1903 में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी कविता के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं। टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहकर पुकारा था तो ये आप याद रखिएगा। और देखिए कि इनकी रचना अनामिका, परिमल, राम की शक्ति, अप्सरा और सरोज है। नसरुल इस्लाम को बंगाली साहित्य के महानतम कवियों में एक माना जाता है। विद्रोही कवि के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, गालिब थे। तो गालिब क्या थे? गालिब एक कवि थे तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। गालिब
का जन्म आगरा में हुआ था। इनके उर्दू सर्वकालीन महान शायर माने जाते हैं। इन्हें फारसी कविता के प्रवाह को हिंदुस्तानी जबान में लोकप्रिय करने का श्रेय दिया जाता है। मिर्जा गालिब देखिए कि मुगल काल में आखिरी शहंशाह शासक बहादुर शाह जफर के दरबारी कवि थे। इन्हें शाह ने दबीर उल मुल्क और नज्म उल मुदौला के किताब से नवाजा है। मिर्जा गालिब 1857 के विद्रोह के समय प्रत्यक्ष रूप से देखे भी हैं। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, ह्वेन संघ किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? यह किया था, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, हर्षवर्धन के काल में। देखिए कि 629 से लेकर 645 तक ये रहा है और ये चीन का यात्री था, तो ये भी याद रखिएगा। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने और भारत बौद्ध ग्रंथ संग्रहित करने के लिए आया था। अपनी एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है CU की, उसके में मिलता है भारत का वर्णन। ह्वेन को शिलादित्य के नाम से संबोधित करते थे। ह्वेन हर्ष को शिलादित्य के नाम से संबोधित करते थे। हर्षवर्धन देखिए कि ये आपका थानेश्वर का राजा था। 606 से लेकर 647 तक 16 वर्ष की अवस्था में थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था। इहोल प्रस्ताव में हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय का बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय जीत जाता है। हर्ष के दरबारी कवि वान भट्ट के द्वारा लिखा गया है और हर्षवर्धन ने 3 स्वयं नाटक लिखा है, जिसमें प्रियदर्शकिया, रत्नावली और नागानंद हो जाएगा। हालांकि इसका श्रेय धावक नामक एक कवि को भी दिया जाता है। कनिष्क कुषाण वंश का महात्म शासक था। उन्होंने 78 ईस्वी में अपना राज्य आरोहण कराया था और इसके उपलक्ष्य में सक्समन चलाया था। इसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, तो ये याद रखिएगा। कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। इसके दरबार में पार्श्व अशोक घोष और वसुमित्र, नागार्जुन, चरक जैसे विद्वान रहते थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उद्भव अमरकंटक से होती है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, नर्मदा नदी। देखिएगा कि नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुरा पर्वत के भ्रंश घाटी से बहती हुई अरब सागर की खंबात की खाड़ी में गिरती है। यह मुहाने पर डेल्टा की जगह ज्वारमुखी बनाती है, तो ये याद रखिएगा। यह जबलपुर MP के भेड़ा घाट में धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ ओरसंग, तवा, गंजाल, बंजरा, सेर आदि हैं। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल से निकलती है और अरब सागर में ये भी जाके गिरती है। ताप्ती की सहायक नदियों में देखिए पूर्णा, राघुत, गिरना, अनेर, मुना रह जाएगा। ताप्ती नदी के ही तट पे सूरत बसा है, तो ये भी आप याद रखिएगा। नाथुला पास डैश राज्य में है, तो ये आपका सिक्किम में है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और देखिएगा ये सिक्किम के बृहत हिमालय क्षेत्र में स्थित है तथा गंगटोक एवं लहासा भारत और चीन के बीच संपर्क मार्ग स्थापित करता है। गंगटोक इसका राजधानी है। यह दर्रा प्राचीन व्यापारिक सिल्क मार्ग की एक उपशाखा का भाग है। देखिए कि हिमालय के प्रमुख दर्रे हैं, जिसमें काराकोरम दर्रा ट्रांस हिमालय में है और ये लद्दाख में अवस्थित है। देरसांगला, लालकला, चांगला, जाराला, ये सब देखिएगा कि ये तीनों का तीनों और ये खारदुंगला, ये चारों आप देखिएगा कि ट्रांस हिमालय में है और ये लद्दाख में चारों है, तो ये याद रखिएगा। बुर्जित देखिएगा कि बृहत हिमालय में है और ये जम्मू कश्मीर में है। पीर पंजल लघु हिमालय में और जम्मू कश्मीर। बनिहार दर्रा लघु हिमालय, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर में है। रोहतांग देखिएगा कि आपका लघु हिमालय हिमाचल प्रदेश में है। बारालाचला बृहत हिमालय हिमाचल प्रदेश, लेह मनाली में है। सिपकिला बृहत हिमालय हिमाचल प्रदेश में है। नीतिला दर्रा, माना दर्रा, मुलिंगला और लिप्ता दर्रा, ये सब आपका देखिए कि ये तीनों आपका बृहत हिमालय में है और ये उत्तराखंड में पड़ेगा। जिलेपला देखिए ये भी बृहत हिमालय में है, लेकिन ये सिक्किम में है। बोमडिला उत्तर पूर्वी हिमालय अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा। दीफू उत्तर पूर्वी हिमालय अरुणाचल प्रदेश और पांगसांड ये भी उत्तर पूर्वी हिमालय अरुणाचल प्रदेश। तुजू दर्रा जो है उत्तर पूर्वी हिमालय मणिपुर में है, तो ये याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, चार मीनार स्थित है, तो चार मीनार कहाँ पे है? तो हैदराबाद में है। देखिए कुतुब शाही राजवंश के शासक कुली कुतुब शाही ने हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण कराया था। और देखिएगा कि हवा महल, जंतर मंतर, ये सब जयपुर में है। जंतर मंतर जो सवाई जय सिंह के द्वारा निर्माण कराया गया है, यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल है। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा 1504 ईस्वी में कराया गया था और अपनी राजधानी बनाया गया था। दुनिया के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल आगरा में स्थित है। अजमेर शहर अपने पुराने कई स्मारकों जिससे पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर और तारागंड किला, 2.5 दिन का झोपड़ा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह के लिए प्रसिद्ध है। अजमेर को राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है। डल झील स्थित है, तो डल झील कहाँ पे है? तो श्रीनगर में है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। देखिए डल झील मीठे पानी की झील है। इसका मुख्य आकर्षण यहाँ के सिंगारे
यानी कि हाउस बोट है, यानी कि देखिए कि जो बोट होता है उसी पे घर बनाए गए हैं। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील, ये भी आपका जम्मू कश्मीर में है, जो झेलम नदी पर निर्मित गोखू नदी का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, वेरीनाग, शेषनाग, अनंतनाग, मानस झील जम्मू कश्मीर में है। भारत की अन्य प्रमुख झील की अगर बात किया जाए तो नैनीताल झील आपका उत्तराखंड में पड़ेगा, राकस ताल उत्तराखंड, मालाताल उत्तराखंड और देवताल आपका उत्तराखंड, केकुची या ताल उत्तराखंड, खुरपाका ताल उत्तराखंड, सतल ताल झील उत्तराखंड, सूरज ताल झील हिमाचल प्रदेश और चंद्रताल आपका हिमाचल प्रदेश में है। लोनार झील महाराष्ट्र में है। सांभर झील देखिए सबसे ज़्यादा आपका नमकीन झील है और ये आपका राजस्थान में पड़ेगा। राजसमंद झील राजस्थान, पिछौरा झील राजस्थान, लूनक झील ये राजस्थान और जयसमंद झील राजस्थान, फतेहपुर सागर झील राजस्थान, डिंडवाना झील राजस्थान। देखिएगा कि वेबनाड झील आपका केरल, पेरियार झील केरल, अष्टमुडी झील केरल और लोकटक झील मणिपुर, पुलिकट झील देखिए तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, हुसैन सागर झील तेलंगाना, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश हो जाएगा। किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका जयपुर हो जाएगा। जयपुर का भारत का पेरिस तथा पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है। जयपुर के स्थापना अजमेर के महाराजा सवाई जय सिंह के द्वारा किया गया था और यूनेस्को द्वारा 2019 में, अच्छा अभी इसके ऊपर हम लोग पढ़े थे लोग इसके बारे में, लखनऊ को नवाबों का शहर बोला जाता है। और देखिए भोपाल को राजा भोज की नगरी और झीलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। प्रमुख भारतीय शहरों के भौगोलिक उपनाम दिया गया है। तो देखिए कि ईश्वर का निवास प्रयाग, 7 टापुओं का नगर मुंबई, भारत का प्रवेश द्वार मुंबई, सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई, पूर्व का वेनिस कोची, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद और मसालों का बगीचा केरल, पहाड़ों की मलिका नेत्राहाट और पूर्व का पेरिस ये आपका जयपुर, पिंक सिटी भी बोला जाता है, पर्वतों की रानी मसूरी हो जाएगा। भारत का स्विट्जरलैंड आपका कश्मीर है। मंदिर एवं घाटों का नगर वाराणसी, राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़, वन नगर देहरादून और देखिए राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कानपुर होगा और पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय हो जाएगा। मसालों का शहर कोलकाता, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर और भारत का उधान बेंगलोर हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा। देखिए कि अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी यानी डाक यार्ड है होने का प्रमाण मिला है? तो ये आपका बी हो जाएगा लोथल, जो आपका गुजरात में पड़ेगा। तो ये आप याद रखिएगा। देखिए सिंधु घाटी के लोथल में गोदी यानी कि डेकवाट होने का यानी बंदरगाह आम भाषा में बोलेंगे लोग, यह गुजरात के अहमदाबाद में भोगवा नदी पे है और इसका खोज रंगनाथ राव 1955 में किए थे। लोथल में देखिए ये नगर को 2 भागों में न बांटकर एक ही रक्षा प्राचीन दीवार से पूरे दुर्ग को घेरा गया था। यहाँ 20 समाधियाँ मिली है जिसमें से 3 युगल समाधियाँ का उदाहरण है। लोथल से प्राप्त अवशेष देखिए कि चावल बाजरे का साक्ष्य, फारस की मुहर, धान की भूसी, मन का उदय का साक्ष्य, तांबे का कुत्ता, छोटा दिशा मापक है, नाव के चित्र और मॉडल मिला है। हड़प्पा देखिए कि सबसे पहले हड़प्पा ही खोजा गया था और 1921 में। तो ये याद रखिएगा। दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। तो ये याद रखिएगा। ये आपका अभी पाकिस्तान में पड़ेगा, रावी नदी के तट पे है और पंजाब के मोंटगोरियो जिला में है। अक्टूबर पिगुनाट ने इसे अर्ध औद्योगिक नगर कहा है। हड़प्पा से प्राप्त अवशेष देखिए कि कब्रिस्तान R37 और सवादाव पेटिका, संघ का बना बैल, उर्वरकता की देवी, स्वास्तिक चिन्ह, चक्र के साक्ष्य और सीपी का पैमाना, अनागार, गेहूं जौ के दाने मिले हैं। मोहनजोदारो देखिए इसका सीधी भाषा में अर्थ मृतकों का टीला होता है। यह पाकिस्तान के लड़काना जिले में स्थित है और राखल दास बनर्जी ने इसका खोज 1922 में किया था। पिगुइट ने हड़प्पा और मोहनजोदारो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। इसकी शासन व्यवस्था राजतंत्र न होकर गणतंत्र थी। मोहनजोदारो से प्राप्त देखिए कि बृहत स्नानघर, मातु देवी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी, राज मुद्रा पर अंकित पशुनाथ की मूर्ति, सूती वस्त्र, हाथी का कपाल, गीली मिट्टी के दिया के साक्ष्य और कुम्भकारों के 6 भट्टों के अवशेष, मिट्टी के तराजू तथा सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य मिला है। 32 नंबर क्वेश्चन है, मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक चली थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 दिनों तक। भारतीय साहित्य 2 महाकाव्य है, एक रामायण और एक महाभारत हो जाएगा। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है जिसका पुराना नाम जय संहिता था। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। इसमें
प्राचीन भारत के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक दशा का पता चलता है। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि योग दर्शन के संस्थापक कौन है। तो देखिए कि योग के आपका पतंजलि हो जाएंगे और योग 6 दर्शनों में से एक है। उत्तर वैदिक काल में बहुवेदवाद और वासुदेव संप्रदाय और षड्यंत्र की बीजारोपण हुआ था। प्रमुख दर्शन देखिए 6 जो है ये आपका योग है, जिसका परिवर्तक पतंजलि, सांख्य का कपिल और न्याय के गौतम, पूर्व मीमांसा के जैमिनी और उत्तर मीमांसा के बद्रायन, वैशेषिक के कणाद और उलूक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर वजी हो जाएगा। देखिए उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम वजी है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 16 महाजनपदों में से बिहार के 3 महाजनपद मगध, वजी, अंग का वर्णन अंगुत्तर निकाय के बौद्ध साहित्य में एवं भागवती सूत्र के जैन साहित्य में मिलता है। वजी संघ देखिए कि मगध के उत्तर दिशा में 8 गणराज्यों का एक समूह संघ है, जिसमें विदेह, वजी और लिच्छवी विशेष प्रसिद्ध है। वैशाली वजी संघ की राजधानी थी, जहां विश्व की सबसे पहली गणतंत्र शासक पद्धति का जन्म हुआ था। देखिए कि इसमें उत्तर 2 दिया गया है, क्वेश्चन तो दिया ही नहीं गया है। इधर तो ये हो गया। अच्छा ये क्वेश्चन 34 है, तो इधर देखा जाए 35 नंबर इधर दिया गया है। अच्छा 16 महाजनपद के बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए कि 16 महाजनपद कहाँ है। काशी आपका वाराणसी, कौशल, श्रावस्ती, अयोध्या और अंग आपका चंपा जो भागलपुर या मुंगेर में पड़ेगा। मगध देखिएगा कि राजगिरी और गिरिविच इसका राजधानी था, ये दक्षिण बिहार में है। वजी का राजधानी वैशाली था, उत्तर बिहार में। मल की राजधानी कुशीनगर और पावा भी था। देखिए कि चेंदी या चेती, शक्तिमती ये आधुनिक बुंदेलखंड में। वत्स से कौशाम्बी हो जाएगा। पंचाल उत्तरी अहिच्छत्र और देखिए कि वत्स जो है ये विराटनगर जो आपका वर्तमान में राजस्थान की राजधानी है जयपुर, तो वहाँ पे है। और उसके साथ साथ अलवर और भरतपुर। सूरसेन देखिएगा कि मथुरा, ब्रजमंडल, अस्मक, पोतन या पोटली दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद। अवंती उत्तरी उज्जैन और दक्षिणी महेशमती। गंधार तक्षशिला पाकिस्तान हो जाएगा। कंबोज आपका राजपूत और हाटक हो जाएगा। कुरु इंद्रप्रस्थ हो जाएगा। देखिए कि द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा द्वितीय। सबसे पहले आपका राजगीर में हुआ था और राजगीर के बाद आपका वैशाली में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। वैशाली के बाद पटना में हुआ था यानी पाटलिपुत्र। उसके बाद चौथा कुंडलवन में हुआ था। यहाँ पे इसके बारे में दे दिया गया है, तो एक बार देख लिया जाए। देखिएगा कि प्रथम देखिएगा कि राजगिरी और सप्तपर्णी गुफा में 483 ईसा पूर्व अजात शत्रु शासनकाल थे। अध्यक्ष महाकश्यप और कार्य हुआ सुत पिटक और विनय पिटक का संकलन। द्वितीय में देखिएगा कि वैशाली में हुआ 383 ईसा पूर्व काला अशोक और सपा कामी इसके अध्यक्ष थे। और कार्य संघ स्थविर एवं महासंघिका में इसका विभाजन देखने को मिलता है। और देखिए तृतीय पाटलिपुत्र में हुआ 250 ईसा पूर्व, अशोक उस समय शासन कर रहा था। मेघलीपुत्र तिसले इसका अध्यक्ष था। अधिधम पिटक का संकलन हुआ। चतुर्थ में देखिए कि कुंडलवन यानी कश्मीर में ईसा की प्रथम शताब्दी में कनिष्क उस समय शासक था। वसुमित्र या अशोघोष इसके अध्यक्ष हैं। बौद्ध धर्म का हीनयान और महायान संप्रदाय में विभाजन हुआ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौसा की लड़ाई थोड़ा सा ऐसे ही देख लीजिए। चौसा की लड़ाई शेरशाह ने किसको हराया था। तो हुमायूं को हराया था, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। बंगाल से लौटते समय देखिएगा कि हुमायूं और शेरशाह के बीच बक्सर के निकट चौसा नामक स्थान पे 26 जून 1539 को युद्ध हुआ था, जिसमें हुमायूं का पराजय हुआ। शेरशाह सूरी ये शेर खां से प्रसिद्ध है और इसका बचपन का नाम फरीद खान था। देखिए कि बहार खान लोहानी एक शेर मारने के बाद शेर खां इसका अपराधी पड़ गया। देखिए कि 1528 में शेरशाह चंदेरी के युद्ध में बाबर के साथ, 1929 में घाघरा के युद्ध में महमूद लोदी के साथ हो गया था। देखिए शेरशाह सूरी के अभिनय 1539 में चौसा का युद्ध हुआ और 1540 में बिलग्राम या हुमायूं को पुनः हार यहाँ पे सामना करने को मिला था। 1541 में गोरखों को हराया। 1542 में मालवा अभियान, 1543 में रायसीना का अभियान, 1544 में मरवाड़ पे आक्रमण, 1545 में कालिंजर का अभियान। कालिंजर अभियान के दौरान एक बारूद का गोला दीवार से टकराकर उसके पास रखे बारूद के ढेर पर गिर गया। आग लग जाने के कारण इसका वहीं पे मृत्यु हो जाता है 22 मई 1545 को। किसानों को शोषण से बचाने के लिए शेरशाह ने
पट्टा और कबूलियत व्यवस्था का प्रारंभ किया था। शेर शाह चांदी का रुपया 180 ग्राम का और तांबे का दाम 380 ग्राम का सिक्का चलाया था। चांदी के रुपये और तांबे के दाम का अनुपात 1/64 था, तो ये याद रखिएगा। स्मिथ ने लिखा है, यह रुपया वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली पर आधारित है। अब्बास खां शेरवानी ने इसे बुद्धिमत्ता और अनुभव में दूसरा हैदर कहा था। हुमायूं देखिए कि इसका 30 दिसंबर 1930 को आगरा में इसका राज्याभिषेक हुआ था। 1532 में दोहरिया के युद्ध हुमायूं की सेना और महमूद लोदी के बीच हुआ, जिसमें लोदी को पराजय का सामना करना पड़ा। हुमायूं 1532 में चुनार के किले पर डेरा डाला और जो शेर शाह के अधीन था। 4 महीने के पश्चात दोनों में समझौता हो गया। लेनपुल ने लिखा है कि हुमायूं की असफलता का एक मुख्य कारण उसका सुंदर और परंतु अविवेकपूर्ण दयालुता हो सकता है। 1555 में देखिए सरहिंद का युद्ध जीतकर अफगानिस्तान से पुनः दिल्ली का सिंहासन लेने में ये सफल हुआ। 1556 में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। लेख ने कहा कि हुमायूं जीवन पर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही मर गया। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। इसमें देखिए कि आपका बाबर जीतता है 1526 में। इब्राहिम लोदी मध्यकालीन भारत का एकमात्र मुस्लिम सुल्तान है जो युद्ध भूमि में मारा गया है। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पेशवाओं में से नाना साहब के रूप में कौन लोकप्रिय है? तो इसका राइट आंसर देखिए कि आपका बालाजी बाजीराव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। 37 के बाद 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा जा रहा है, अच्छा इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा पढ़ लिया जाए। मराठा साम्राज्य का देखिएगा कि पेशवाओं में नाना साहब का नाम से बालाजी बाजीराव लोकप्रिय थे। 1750 में संगोली के संधि से मराठा साम्राज्य का वास्तविक नियंत्रण पेशवाओं के हाथ में आ गया। ये पेशवाओं के लिए राजनीतिक क्रांति कहा जाता है। 1752 में निजाम को शिकस्त दी और उसमें झालकी की संधि किया। बालाजी देखिए कि विश्वनाथ 1696 में पूना में सभासद थे, बाद में सर सूबेदार बन गए। 1806 में साहू ने सेनाकर्ते का पद प्रदान किया था। बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाता है। 1713 में साहू ने इन्हें पेशवा घोषित किया। बाजीराव प्रथम, बालाजी विश्वनाथ के पश्चात उसका पुत्र बाजीराव प्रथम पेशवा बना। मुगल साम्राज्य के प्रति नीति की घोषणा करते हुए कहा कि हमें इस जर्जर वृक्ष से जड़ पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएगी। बाजीराव ने हिंदू पदशाही के आदर्शों का प्रचार किया और इसे लोकप्रिय बनाया। देखिए कि बाजीराव ने 7 मार्च 1728 को पालखेरा के समीप निजाम को पराजय किया, उसे मुंशी सिवा गांव की संधि की थी, मतलब उसके साथ हुआ था। और अगले देखिए निजाम ने साहू को चौथा तथा सरदेशमुख देना स्वीकार किया। बाजीराव प्रथम के विजय अभियानों में गुजरात, मालवा, बुंदेलखंड और दिल्ली और भोपाल युद्ध है। 1761 के वारणा की संधि द्वारा कोल्हापुर के शासक संभाजी द्वितीय ने सतारा की अधीनता स्वीकार कर ली। ये बाजीराव प्रथम की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। माधवराव के बारे में देखिए कि माधवराव 1761 में पेशवा बना। माधवराव मराठों की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः बहाल किया। माधवराव की मृत्यु 1772 में क्षय रोग से हो गया। इतिहास का ग्रंथ टॉप ने लिखा है कि पेशवा की इतनी शीघ्र मृत्यु पानीपत के युद्ध क्षेत्र में मराठों की पराजय से कहीं अधिक घातक थे। किस ब्रिटिश शासक ने पोटुओना में हैदराबाद को हराया था? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सर आयकरकुट। देखिए 1781 में हैदर अली और अंग्रेजी के बीच पोटनोवा का युद्ध हुआ था, जिसमें द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का भाग था। हार के उपरांत दिसंबर 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई। इसके बाद उसका पुत्र टीपू सुल्तान बैठा। देखिए कि आंग्ल मैसूर युद्ध 4 हुआ है और उसमें यहाँ पे संधि भी दिया गया है। 1767 से 69 हैदर अली और औरंगजेब के बीच मद्रास के संधि हुआ। उसके बाद ये दूसरा का 1780 से 84 हैदर अली पराजित हुआ और इसका मृत्यु भी हो जाता है। मंगोल के संधि हुआ। तृतीय में देखिएगा कि 1790 से 92 टीपू सुल्तान और औरंगजेब श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ 1792 में। चतुर्थ 1799 में होता है टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मत, इसमें टीपू सुल्तान मारा जाता है। हेक्टर म्यूनर में 1764 में हुए बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेनापति था। इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई और मीर कासिम शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त पराजय हुआ। अगला क्वेश्चन 39 नंबर देखिए, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, आत्माराम पांडुरंग।
देखिए कि महाराष्ट्र में 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। इस संगठन का उद्देश्य हिंदू धर्म तथा समाज में सुधार लाना था। बाद में देखिएगा कि आरजी भंडारकर तथा महादेव गोविंद रानडे इस संगठन में शामिल हुए। प्रार्थना समाज की स्थापना के प्रेरणा स्रोत केशव चंद्र सेन थे। देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किया। दयानंद सरस्वती 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना, और इन्होंने सत्यार्थ प्रकाशन में अपना विचारों को लिखा था। दयानंद सरस्वती वेदों की ओर लौटे का नारा दिए थे। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन है? तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1856 से लेके 62 हो जाएगा। यह देखिएगा कि भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय था। भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग और भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड डलहौजी व्याप्त सिद्धांत का प्रचार किया था। डलहौजी को भारत में रेलवे का जन्म, सार्वजनिक विभाग, लोक सेवा विभाग की स्थापना के समय में हुआ था। देखिए कि शिक्षा संबंधित सुधार, वुड डिस्पैच 1854 में आया था। लॉर्ड लॉरेंस ने अफगानिस्तान के संबंध में हस्तक्षेप की नीति अपनाई, जिसे शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है। वारेन हेस्टिंग देखिए कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। देखिए ब्रिटिश शासन अधीन भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पे दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया हो जाएगा। देखिए इस पुस्तक में धन के निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था। ये कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष थे, तो ये भी याद रखिएगा। इन्होंने 26 अगस्त 1852 में बम्बई एसोसिएशन की स्थापना की। 1865 में लंदन एसोसिएशन तथा 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन 42 नंबर है। पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये किसका है? तो महात्मा गांधी के हैं। महात्मा गांधी देखिए कि इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। 1892 से 93 में गांधी जी अब्दुल्ला नामक व्यापारी के मुकदमा लड़ने के लिए डरबन यानी दक्षिण अफ्रीका चले गए। 1894 में वहाँ नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना किया। जर्मनी शिल्पकार काले बाक्स की मदद से टोल स्टॉय फर्म की स्थापना 1910 में की गई। और 1904 में देखिए कि फिनिक्स आश्रम बसाया। 1909 में हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी। 1909 में 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। और देखिए कि 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। 1901 में इन्होंने पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता दीनसा वाचा ने किया था। गांधी जी के प्रारंभिक सत्याग्रह में चंपारण और अहमदाबाद मिल मजदूर और खेरा आंदोलन है। आंदोलन देखिएगा असहयोग आंदोलन 1920 से 22, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 34 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। हालांकि बहुत सारा आंदोलन है, लेकिन यहाँ पे 3 ही दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गहरा महासागर? तो ये आपका प्रशांत महासागर हो जाएगा और सबसे बड़ा भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रशांत महासागर की गहराई मेरियाना ट्रस्ट विश्व की सबसे गर्त है, जो कि करीब 11,222 मीटर है, यानी 11 किलोमीटर अंदर। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 1/3 भाग पर विस्तृत है। प्रशांत महासागर को कम विकसित मग्न तटों वाला महासागर कहा जाता है। इसमें सर्वाधिक संख्या में लगभग 20,000 द्वीप अवस्थित है। पृथ्वी पर कुल 5 महासागर हैं, जो इस प्रकार है: प्रशांत महासागर, अटलांटिक, हिंद महासागर, आर्कटिक और दक्षिणी महासागर। पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग जलमग्न है? तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, 70 और कहीं पे 71 देता है, तो ये याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अच्छा एक चीज़ समझिए कि पृथ्वी पे चारों ओर पाए जाने वाले गैसों का आवरण में वायुमंडल कहते हैं। और इसमें देखिए नाइट्रोजन 78.8, ऑक्सीजन 20.95%, आर्गन 0.93 और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 ये गैस का प्रतिशत है। 45 नंबर क्वेश्चन है, अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा है? तो ये पश्चिम से पूर्व में है, तो ये याद रखिएगा। इसके बारे में तो हम लोग थोड़ा सा देख लिए हैं। तो अगला क्वेश्चन देखा जाए, ये कर्क रेखा मकर रेखा के बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो ये तो हर में देखते हैं लोग, हर टेस्ट में। वायुमंडल की कौन सी परत बड़े जेट विमानों के लिए आदर्श उड़ान परिस्थिति के हालात का प्रदान करता है? तो ये स्ट्रोस्फीयर हो जाएगा, तो ये याद रखिएगा। देखिए वायुमंडल में जो परत है उसे देख लिया जाए।
देखिए ये क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर इसे इंग्लिश में बोला जाता है, और यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। इसमें तापमान की गिरावट की दर 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तथा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस होता है। बादल, आंधी, वर्षा इस मंडल में घटित होती है, इसलिए इसे संवहन मंडल भी कहा जाता है। और इसके ऊपर जाएंगे लोग तो समताप मंडल मिलेगा, इसे स्ट्रोस्फीयर बोला जाता है। यह 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इसमें वायुयान उड़ाने हेतु आदर्श दशा पाया जाता है। कभी कभी इस मंडल में विशेष प्रकार का मेघ निर्माण होता है, जिन्हें मुक्ताब या मुलाब में कहते हैं। इसमें ही ओजोन परत पाई जाती है, तो ये याद रखिएगा। मध्य मंडल देखिए, इस मंडल की ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर तक होती है। इसमें तापमान में अचानक गिरावट आ जाती है। मध्य मंडल की सीमा तापमान गिरकर -100 डिग्री तक पहुंच जाता है, जो वायुमंडल का न्यूनतम तापमान है। आयन मंडल देखिए चौथा होता है, 80 से 400 किलोमीटर के बीच में मंडल के ऊपर स्थित। इसमें विद्युत अवशोषित कण पाए जाते हैं, इन्हें आयन कहा जाता है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होने लगती है। इसमें रेडियो तरंगें परावर्तित होती है, जिससे पृथ्वी पर रेडियो, टेलीविजन और टेलीफोन रडार की सुविधा प्राप्त होती है। संचार उपग्रह इसी मंडल में अवस्थित है, तो ये याद रखिएगा। वायुमंडल देखिए कि आयन मंडल के ऊपर के भाग का है, इसका कोई ऊपरी सीमा नहीं निर्धारित नहीं है। इसमें हाइड्रोजन हीलियम गैस की प्रधानता है। ऑरोरा ऑस्ट्रियासिस या ऑरोरा बोरियासिस की घटना इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। ऑरोरा का अर्थ है प्रातःकाल तथा बोरियलिस एवं ऑस्ट्रियासिस क्रमशः उत्तरी और दक्षिणी होती है। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, निम्न में से कौन मंडल उत्तर मध्य प्रदेश का हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका डी सही हो जाएगा, कोटा मंडल हो जाएगा। देखिए कि भारतीय रेलवे को 18 मंडल और 73 डिवीजन में बांटा गया है। इसमें आपका 18 जो है देखिएगा, उत्तरी रेलवे नई दिल्ली, दक्षिणी रेलवे चेन्नई, मध्य रेलवे मुंबई और दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता, उत्तर पूर्व रेलवे मालेगांव, उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद, दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली, पूर्वी तट रेलवे भुवनेश्वर और पश्चिमी रेलवे चर्चगेट मुंबई हो जाएगा। और देखिए पूर्व रेलवे आपका कोलकाता, दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद, पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर, पूर्वी मध्य रेलवे हाजीपुर, पश्चिमी मध्य रेलवे जबलपुर, उत्तरी मध्य रेलवे जयपुर, दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे बिलासपुर, कोलकाता मेट्रो रेल कोलकाता हो जाएगा और दक्षिणी तट ये विशाखापट्टनम हो जाएगा। देखिए सिक्किम राज्य की जनसंख्या सबसे अच्छा क्वेश्चन कोई है क्या? क्वेश्चन है 48 नंबर, निम्नलिखित राज्य में से किसकी सबसे कम जनसंख्या है? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। देखिए कि सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है और पूरे भारत की जनसंख्या देखिए तो 2011 के अनुसार 121 करोड़ के आसपास में। भारत के न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य बढ़ते क्रम में सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और नागालैंड है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य हैं, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश है। भारत की कुल जनसंख्या विश्व की जनसंख्या के 17.5% है। जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लिंगानुपात 943, शिशु लिंगानुपात 918, साक्षरता दर 73% है, जिसमें पुरुष 80.9, महिला 64.6 हो जाएगा। सिक्किम से भी कम जनसंख्या वाले 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं, अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली और लक्षद्वीप, ये सब हो जाएगा। सिक्किम से याद रखें कि ये पहला जैव रासायनिक वाला राज्य है, यानी कि यहाँ पे रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं किया जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन है, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर सी है, उत्तर प्रदेश में है, तो ये याद रखिएगा। देखिए कि जैव विविधता संरक्षण 2 प्रकार से किया जाता है, स्वस्थानीय और बाह्य स्थानीय। स्वस्थानीय यानी कि जहाँ पे जिस जानवर का खतरा है वहीं पे उससे घेर ओढ़ के और बहुत सारे नियम कानून लगा के उसका संरक्षण किया जाता है। बाह्य स्थानीय उठा के दूसरे जगह ले जाया जाता है, जैसे चिड़ियाघर हो गया ऐसे ही, और इसे बाह्य स्थानीय बोला जाता है। भारत में 106 राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का पहली राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट 1936 में बना था। इसका वर्तमान नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस है, जो लद्दाख में पड़ेगा, और सबसे छोटा साउथ बटन अंडमान द्वीप समूह में है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क केबू लामजाओ है, जो मणिपुर में पड़ेगा। बिहार में वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम चंपारण में है। राष्ट्रीय पार्क स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत आता है, जिसमें जीव एवं वनस्पति जातियों को उसके निवास स्थल में ही संरक्षण प्रदान किया जाता है। बाह्य स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत
वनस्पति उद्यान, चिड़ियाघर, एक्वेरियम, जीन बैंक आते हैं, जहां जीव एवं वनस्पतियों को उसके वास क्षेत्र से बाहर संरक्षण किया जाता है। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है? तो ये आपका हो जाएगा शुक्र ग्रह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए कि यह घनत्व आकार व्यास में पृथ्वी के समान है, इसे पृथ्वी की भगनी ग्रह कहा जाता है। और शुक्र पृथ्वी के निकटतम है, सबसे चमकीला, सबसे गर्म ग्रह है। इसे सांझ का तारा, भोर का तारा कहा जाता है, क्योंकि शाम में ये पश्चिम और सुबह में पूर्व दिशा में आकाश में दिखाई देता है। शुक्र और अरुण सभी ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त यानी पूर्व से पश्चिम में ये घूमता है लोग। तो ये देखिए कि शुक्र और बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह है, यह सबसे छोटा और सबसे हल्का ग्रह है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। मंगल ग्रह पृथ्वी के समान 2 ध्रुव है और 25 डिग्री का कोण पे ये झुका हुआ है, तो ये याद रखिएगा। इसीलिए यहाँ पे पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। इसके दिन का मान अक्ष का झुकाव अपनी धुरी पर एक चक्कर पृथ्वी के समान है। इसके 2 उपग्रह हैं, फाबोस और डिमोस। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल में 95 उपग्रह है और देखिए कि इसमें गेमिनिडी इस सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार देखिए तो इसके बारे में तो हम बहुत बार समझा दिए हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण और वरुण हो जाएगा। द्रव्यमान के अनुसार देखिए तो सबसे कम बुध का, उसके बाद मंगल, शुक्र, पृथ्वी, अरुण, वरुण, शनि, बृहस्पति हो जाएगा। घनत्व के अनुसार सबसे कम घनत्व शनि, वरुण, बृहस्पति, नेपच्यून, मंगल, शुक्र, पृथ्वी और बुध और पृथ्वी हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितना होता है? तो 30 वर्ष होता है। और देखिए इसके बारे में हम लोग बहुत बार पढ़े हैं लोग। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखें। 52 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय कानून के अनुसार किसी अपराधी को किशोर के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो 18 वर्ष से कम का उम्र हो तो उसे किया जाता है। पूछा जा रहा है कि सीरिया के राष्ट्रपति हैं तो बशर अल असद हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और बेंजामिन नेतान्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, तो ये तो आप जानते ही होंगे। 54 नंबर क्वेश्चन है, सुएज नहर भूमध्य सागर को जोड़ता है? तो देखिए कि लाल सागर से भूमध्य सागर को जोड़ता है। सुएज नहर का निर्माण 1859 में फ्रांसीसी के इंजीनियर फ्रांसिस डी लेप्स के द्वारा किया गया था। इसका निर्माण 1869 में पूर्ण हुआ। 1956 में मिस्र द्वारा इस नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और देखिए कि सुएज नहर का सबसे उत्तरी पोर्ट शहीद और दक्षिणी पतन पोर्ट सुएज है। यह नहर निर्माण के समय 164 किलोमीटर लंबा था, वर्तमान में 193 है। विश्व की प्रमुख नहर देखिएगा कि पनापा नहर कैरेबियन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। सू नहर आपका संयुक्त राज्य अमेरिका सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से जोड़ता है। कील नहर जर्मनी में है और ये उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ता है। अल्बर्ट नहर पश्चिमी यूरोप में है, एडवर्ड लिंग और वेल्स को जोड़ता है। ईरी नहर देखिए कि ये अमेरिका में है, ईरी झील और मिशिगन झील को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है? देखिए इसका राइट आंसर आपका इस्तांबुल हो जाएगा, जो आपका तुर्की में पड़ेगा और ये एशिया और यूरोप दोनों में फैला हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, तो देखिए कि समुराय योद्धा वर्ग है, तो ये कहाँ के हैं? तो जापान में है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। समुराय शब्द का प्रयोग कुलीन योद्धा यानी जापान में बुशी इसे कहते हैं को दर्शाने के लिए किया जाता है। समुराय 12वीं शताब्दी में सत्ता में है और 1868 में मेजी बहाल तक जापान सरकार पर हावी रहे। वर्तमान में समुराय अप्रचलित हो गए हैं। जापान का सामंती प्रथा 1868 में समाप्त हो गया। कुछ वर्ष बाद समुराय वर्ग को समाप्त कर दिया गया। 1889 में जापान का नया संविधान लागू हुआ। 1895 में जापान तथा चीन युद्ध में चीन की पराजय हुई। 1904 से 1905 में जापान ने रूस को पराजय किया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है? तो काम करने का अधिकार ये आपका मौलिक अधिकार नहीं आएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आएगा, तो ये याद रखिएगा। देखिए कि संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार और 12 से लेकर 35 आर्टिकल के बीच में है। संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वर्तमान में संविधान में 6 प्रकार का मौलिक अधिकार है। समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधित अधिकार 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 हो जाएगा।
देखिए संपत्ति का अधिकार है, थोड़ा सा हम आपको बता दें। संपत्ति का जो अधिकार है ये आर्टिकल 31 में था मौलिक अधिकार, इसको हटा के आर्टिकल 300 के कम में कर दिया गया है। अब ये वैधानिक अधिकार हो गया है, तो ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 58 नंबर। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है, तो ये भाषा से संबंधित है, भारत के भाषाओं से। और देखिए कि भारतीय जब मूल संविधान में 14 भाषा था, वर्तमान में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। 21वें संविधान संशोधन विधेयक 1967 द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया है। और देखिए कि ये तो हम लोग इसमें कौन कौन भाषा है पिछले क्लास में ही देखे हैं। 21वीं में देखिए कि सिंधी, 71वीं में आपका कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली और भाषा को जोड़ा गया। 92वें संविधान संशोधन में मैथिली, डोगरी, बोडो, संथाली भाषा को जोड़ा गया। 59 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया, तो ये आपका 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। बेरोजगारी वाद 1960 में उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना था और कहा कि प्रस्तावना अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित नहीं किया जा सकता है। केशवानंद भारतीय बनाम केरल 1973 में उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना और कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद प्रस्तावना में चेंज कर सकते हैं। देखिए कि प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से लिया गया है, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन है मेरी कॉम संबंधित है, तो मेरी कॉम देखिएगा कि ये आपका बॉक्सिंग से संबंधित है, तो ये थोड़ा डाटा पुराना है इसीलिए इसे छोड़ दिया जाए। 61 नंबर क्वेश्चन है मशरूम यानी कुकुरमुत्ता किसका उदाहरण है, तो ये आपका कवक का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। कवक देखिए कि इस जगत में यूकेरियोटिक और परपोषी जीवधारी सम्मिलित होते हैं, इसमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है। ये परजीवी और मृत जो भी होते हैं इसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक की खोज बिगर रामसेन ने की थी और देखिएगा राम मुसेर ने की थी। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। शराब बनाने वाले कवक का वैज्ञानिक नाम सैक्रोमाइसेसिस और सेरोबियासिया है। शैवाल मांस पुष्पीय पुष्पीय पीजीय पादप जगत के अंतर्गत आते हैं। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। शैवाल की खोज एफी फ्रीचिस्ट के द्वारा किया गया था। एक कोशिकीय जीव के उदाहरण है अमीबा, जैवाणु और पैरेसिमम और शैवाल हो जाएगा। नेफ्रॉन किसका अध्ययन है, तो देखिए कि ये गुर्दे का यह अध्ययन बोला जाता है। मनुष्य तथा अंतःस्थानी में उत्सर्जन अंग एक जुड़ा होता है। गुर्दे का आकार सेम के बीज की तरह होता है। एक रुष्क दंड के दोनों तरफ एक एक गुर्दा होता है। गुर्दे के चारों तरफ पेरिटोनियम नामक एक झिल्ली पाई जाती है। प्रत्येक गुर्दे में लगभग 1,30,000 सूक्ष्म नलिकाएं होती है जिन्हें नेफ्रॉन कहा जाता है। नेफ्रॉन वक्र की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। वृक्क के भीतर नेफ्रॉन 2 महत्वपूर्ण कार्य करता है। एक तो रुधिर से सभी उत्सर्जक पदार्थ को हटाता है और दूसरा का रुधिर में अनावश्यक पोषक तत्वों को बनाए रखता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 63 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जड़ नहीं है, तो कौन सा जड़ नहीं है, अदरक जड़ नहीं है, तना में आएगा। देखिए कि तना 3 प्रकार के होते हैं। एक भूमिगत तना जैसे हल्दी, अदरक, केला, फर्न, आलू, प्याज और अर्धव्यापीय तना जैसे दूब, घास, मार्सिया, अरुई, जलकुंभी और वायवीय तना गुलाब, अंगूर, नांगफली हो जाएगा। पौधे का वह भाग जो बीज के अंकुर के साथ मूलाकर से विकसित होता है और नीचे जमीन की ओर जाता है तो इसे जड़ कहलाता है। पौधे की जड़ों का कार्य भूमि से जल और पोषक तत्वों का अवशोषण करना है। पौधे में मूल रोमों द्वारा परासरण प्रक्रिया से जल अवशोषित किया जाता है। जड़ें 3 प्रकार का होता है, मूसला जड़, रेशेदार और झागरा जड़ और अपसस्त जड़। मूसला जड़ उसे बोला जाता है। इस प्रकार की जड़ में मूलाकार विकसित होकर एक मुख्य जड़ का निर्माण करते हैं। एक प्रकार की जड़ें सामान्य द्विपक्षीय पौधे में पाई जाती है। मूसला जड़ के उदाहरण है मूली, गाजर, शलजम, चुकंदर, राइजोफोरा सुंदरी इत्यादि। रेशेदार ये झाकड़ा जड़ है। जब प्राथमिक जड़ें अल्प विकसित होती है तो ये पतली जड़ें द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती है। ये जड़ें तने के आधार से निकलती है जैसे गेहूं का पौधा। अपस्थानिक जड़ मूलाकरण के अतिरिक्त पौधे के किसी अन्य भाग से विकसित होने वाले जड़ों को अपस्थानिक जड़ कहा जाता है। देखिए कि इस प्रकार की जड़ एक बीजीय पौधे में पाई जाती है जैसे कि शकरकंद, मक्का, गन्ना, प्याज हो जाएगा। जड़ सदैव प्रकाश से दूर भूमि में वृद्धि करता है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर
किसकी विटामिन की कमी से बच्चे में रिक्टियस हो जाता है? तो विटामिन डी की कमी से हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से बच्चों में ऑस्टियोमेलेसिया नामक बीमारी हो जाता है। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोगों में हड्डियों का कमजोर होना और हड्डियों में दर्द, डायबिटीज, इम्यूनिटी कमजोर होना, सूजन और संक्रमित पौधे रोग, कैंसर का खतरा होना है। विटामिन डी से भरपूर खाद्य पदार्थ है जैसे साल्मन फिश और फैटिस फिश, अंडे की जर्दी, संतरे, मशरूम, साबुत अनाज और पत्ता गोभी। मानव पित्त जो एक पीले हरे रंग का तरल पदार्थ है, इसकी प्राकृतिक है। तो इसका प्राकृतिक कैसा है? तो क्षारीय है। तो ये तो हम लोग क्षार अम्ल के बारे में बहुत पढ़े हैं लोग। ये थोड़ा सा देख लीजिए पीएच मान, ये आपका पावर ऑफ हाइड्रोजन हो गया। क्षार जो होगा आपका 0 से अगर 7 के बीच में है पीएच मान तो आपका अम्ल होगा। 7 जो होगा ये उदासीन और 7 से लेके 40 होगा तो इसे क्षार बोला जाता है। और उसी के बारे में यहाँ पे दिया गया है, तो ये आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 66 में, निर्गम यानी आउटपुट साधन संभवतः बनाते हैं। तो ये क्या बनाते हैं? तो देखिए कि ये आपका कंप्यूटर में आंकड़े देखना और प्रिंट करना, ये आपका आउटपुट हो जाएगा। इनपुट का मतलब हो गया जो प्रोसेस किया जाता है, तो कीबोर्ड ये सब इनपुट में आ जाएगा और सॉफ्टवेयर भी इनपुट में आ जाएगा। तो ये याद रखिएगा। 66 के बाद 67 नंबर क्वेश्चन देखिए। इसमें आपका पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा एक्सेल। बाकी माउस, प्रिंटर ये सब हार्डवेयर है। हार्डवेयर जो उसका कंप्यूटर का बाहरी आवरण होता है जिसे छू सकते हैं उसे बोला जाता है। और हार्डवेयर में देखिए कि मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर, सीपीयू, हार्ड ड्राइव ये सब आ जाएगा। सॉफ्टवेयर में देखिएगा कि MS-DOS, यूनिक्स, लिनक्स और विंडोज 98 ये सब आ जाएगा। डाटा, तथ्य और सूचनाओं का अव्यवस्थित संकलन है। और इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास से JS किल्बी ने किया था। WWW का आविष्कार टिम बर्नर ने किया है। एनालॉग तथा डिजिटल कंप्यूटर के संयुक्त स्वरूप को हार्डब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर इनलेक था। तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर, निम्न में से कौन सा छोटे सिग्नल साइट नेटवर्क को संदर्भित करता है? तो इसका राइट आंसर आपका ए सही हो जाएगा, लैन हो जाएगा। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क है और लैन से जुड़े सभी कंप्यूटर एक सीमित क्षेत्र में स्थिर होते हैं। यह क्षेत्र लगभग 1 किलोमीटर की सीमा में होती है। 68 के बाद 69 नंबर क्वेश्चन देखें, एम्पियर किसकी इकाई है? तो एम्पियर देखिएगा कि विद्युत धारा की इकाई है। देखिए विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को एकांकी समय में किसी क्षेत्र में प्रवाहित आवेश के परिणाम द्वारा व्यक्त किया जाता है। एसआई मात्रक देखिए तो 7 मूल एसआई मात्रक है, जिसमें से देखिए लंबाई का मीटर हो जाएगा, द्रव्यमान का किलोग्राम और इसका प्रतीक है तो प्रतीक देखते रहिए। समय का आपका सेकेंड हो जाएगा, जो ऐसे विद्युत धारा का एम्पियर हो जाएगा और ताप का केल्विन हो जाएगा और ज्योति तीव्रता का कैंडेला और मोल का यानी पदार्थ की मात्रा का मोल हो जाता है, जो ऐसे मोल उसे लिखा जाता है संकेत में। निम्न में से कौन सा सदिश राशि है? तो सदिश राशि, अदिश राशि तो आप जानते ही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है? तो राइट आंसर प्रतिबल हो जाएगा। वैसी भौतिक राशि जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशाएं भी हो उसे सदिश राशि कहा जाता है। जैसे वेग, विस्थापन, बल, संवर्कीय वेग, कोणीय वेग, त्वरण, बल आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय आघूर्ण, विद्युत तीव्रता, विद्युत धारा घनत्व, विद्युत ध्रुव आघूर्ण और सभी में तो विद्युत लगा है तो विद्युत जहाँ पे लगा हो वो आपका हो जाएगा। अदिश राशि देखिए वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, उसे अदिश राशि कहा जाता है। द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, विद्युत धारा ये सब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है ये परमाणु एक परमाणु के नाभिक में सम्मिलित होता है। तो देखिए एक परमाणु के नाभिक में आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है और बाहरी आपका इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। तो ये याद रखिएगा। परमाणु के खोजकर्ता कौन है? तो ये आप बताइए। देखिएगा कि जॉन डाल्टन ने 1803 में परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसके अनुसार परमाणु अविभाज्य होते हैं, परंतु 19वीं शताब्दी में आखिरी दशक में वैज्ञानिकों द्वारा प्रमाण दिया गया कि परमाणु विभाज्य है। परमाणु एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। परमाणु किसी तत्व का वह छोटा से छोटा कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं। परमाणु 3 छोटे कण होते हैं जिससे मिलकर बना होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आपका माइनस ऋणात्मक होता है, प्रोटॉन प्लस यानी पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन इसमें कोई भी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूटन के पहले सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो इसे बोला जाता है जड़ता का सिद्धांत या जड़त्व का सिद्धांत। गैलीलियो के नियम से भी ये जाना जाता है। तो ये याद रखिएगा।
पहला सिद्धांत क्या बोलता है, तो इसमें दो चीज़ समझना है। अगर कोई वस्तु गति में है तो तब तक गति में रहेगी जब तक कि उस पर बाहरी कोई बल ना लगाया जाए। अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वो तब तक स्थिर रहेगी जब तक कि उस पर बाहरी बल ना लगाया जाए। तो यहाँ से हम लोगों को बल का परिभाषा मिलता है, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यही प्रथम नियम में बोला गया है और इसका उदाहरण दिया गया है कि रुकी हुई गाड़ी के अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। पेड़ की टहनियों को हिलाने से उसमें फल टूटकर नीचे गिर जाता है। कंबल को हाथ से पकड़ के डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़ जाते हैं। तो ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा, ये प्रथम इसका नियम है। द्वितीय नियम में संवेग के परिवर्तन की दर को इसमें दर्शाया गया है, संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग हो जाएगा। और तृतीय नियम में देखिए कि क्रिया प्रतिक्रिया नियम है, यानी कि प्रत्येक क्रिया का प्रतिक्रिया होता है। जिससे बंदूक से छोड़ी गई छोड़ते समय पीछे की ओर आना, नाव के खेने के लिए बांस में जमीन को दबाना और ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना। हेमेटाइटिस किसका अध्ययन है, तो देखिए कि हेमेटाइट किसका अयस्क है, तो ये लोहा का अयस्क है, तो ये याद रखिएगा। देखिए कि अयस्क यानी जिस खनिज से धातु का पर्याप्त प्रतिशत हो और तथा उससे शुद्ध धातु सरलता से और सस्ते प्राप्त में किए जा सके। लोहा का अयस्क हेमेटाइटिस, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, लिमोटाइट, आयरन परऑक्साइड और कैल्कोपाइराइट है। शीशा का गैलेना और सिरुसाइट हो जाएगा। तांबा का देखिए है कि क्यूप्राइस, एरुजाइट, मैलेकाइट और कैल्कोसाइट हो जाएगा। चांदी का रूबी सिल्वर, हर्न सिल्वर, अर्जेंटाइट हो जाएगा। टीन का कैसीटेराइट, मरकरी का सिनेवर और सोने का केल्वेराइट और सिल्वेनाइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है, तो देखिए कि हाइड्रोजन जो है अक्रिय गैस में नहीं आता है। आवर्त सारणी के समूह 18 में रखे गए तत्वों को अक्रिय गैस कहा जाता है। अक्रिय गैस को उत्कृष्ट गैस या नोबेल गैस भी कहा जाता है। आवर्त सारणी के समूह में 18 में 6 अक्रिय गैस है, जिसमें देखिए कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनम और रेडन। इसे भविष्य का गैस भी बोला जाता है। अक्रिय गैस की खोज रेले और रैमजे के द्वारा किया गया था। रेडन को छोड़कर अन्य सभी उत्कृष्ट गैस वायुमंडल में पाए जाते हैं। देखिए कि रेडॉन एक रेडियो सक्रिय तत्व है जिसका उपयोग रेडियोथेरेपी के रूप में, कैंसर के रूप में किया जाता है। जेनम को स्टेज गैस भी कहा जाता है। जेनम सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस में एक परमाणु होता है। वायु के साथ विस्फोट मिश्रण नहीं बनाने के कारण वायु भरे गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है। अस्पतालों में देखिए कृत्रिम सांस में ऑक्सीजन और हीलियम मिलाकर दिया जाता है। हवाई जहाज की टायरों में हीलियम भरा होता है। हीलियम की खोज फ्रैंक लैंड और लुकेसियर ने किया था। नियॉन का उपयोग विज्ञापन के लिए किया जाता है। वायुमंडल में 0.93 आर्गन गैस है। आर्गन का उपयोग बिजली के बल्ब को भरने में किया जाता है। क्रिप्टॉन का प्रयोग फोटोग्राफी और लेजर बनाने में किया जाता है। 75 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हास्य गैस के रूप में जाना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा N2O हो जाएगा, यानी नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। और इसी गुण के कारण इसे हास्य गैस कहा जाता है, यानी कि जब इसे अल्प मात्रा में सूंघने पर हंसी उत्पन्न होता है। N2O की खोज प्रिस्टले के द्वारा किया गया था, तो ये याद रखिएगा। विद्युत विसर्जन के समय हवा में ऑक्सीजन नाइट्रोजन आपस में संयोग कर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं लोग। N2O को नाइट्रस ऑक्साइड डाइऑक्साइड कहते हैं। N2O मुख्य रूप से ईंधन के जलने से हवा में मिलता है। इसका मुख्य उपयोग उर्वरक उत्पादन में है। सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 इसका रासायनिक सूत्र है। ज्वालामुखी से निकलने वाले गैस में SO2 प्रमुख होता है। SO2 का एक रंगहीन दम घोटक वाले गंध युक्त हवा से भरी विषैली गैस है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 76 नंबर पूछा जा रहा है कि चीली सीसा किसका सामान्य नाम है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट का। सोडियम नाइट्रेट का उपयोग उर्वरक के रूप में और नाइट्रिक अम्ल के रूप में किया जाता है। सोडियम नाइट्रेट चिली और पेरू में काफ़ी मात्रा में मिलता है। सोडियम अत्यधिक अभिक्रियाशील क्षार है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है। सोडियम को केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। इसका कारण क्या है कि अगर सोडियम को ऐसे रखा जाएगा तो वायु के साथ अभिक्रिया कर लेगा, पानी में रखा जाएगा तो पानी के साथ अभिक्रिया करके जल जाएगा। स्ट्रीट लाइटों में सामान्यतः सोडियम लैंगर का प्रयोग किया जाता है, तो ये याद रखिएगा। 76 के बाद 77 नंबर क्वेश्चन है, अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं, तो यह अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति होता है, तो ये अत्यधिक किण्वन हो जाएगा। किण्वन एक एंजाइम उत्प्रेरक चयापचय प्रक्रिया है जिसके तहत जीव स्टार्च या चीनी को अल्कोहल एसिड में परिवर्तन करते हैं, अवयवीय रूप से ऊर्जा जारी करते हैं। किण्वन के विज्ञान को जाइमोलॉजी कहा जाता है। किण्वन दो प्रकार का होता है, होमोकिलियन और हेटेरोकिलियन। केवल एक प्रकार के उत्पादन के लिए निर्माण और एक से अधिक उत्पादन के लिए निर्माण हेतु।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि थोड़ा सा देखिए, किण्वन के प्रयोग करके निम्न उत्पाद बनाए जा सकते हैं। तो शराब, बियर, जैव ईंधन, दही, अचार, कुछ एंटीबायोटिक्स और विटामिन। तो ये तो पहले भी हम लोग पढ़े हैं लोग। इंटरनेट में किस टाइप के स्विच का प्रयोग किया जाता है? तो ये पैकेट स्विच का। इंटरनेट में पैकेट टाइप के स्विच का प्रयोग किया जाता है। इंटरनेट पर उपलब्ध डाटा देखिए प्रोटोकॉल द्वारा नियंत्रित किया जाता है। टीसी और ये आईपी प्रोटोकॉल द्वारा एक फाइल को कई छोटे भागों में फाइल सर्वर द्वारा बांटा जाता है। इन्हें पैकेट बोला जाता है। चलिए आगे देखा जाए, इसमें और भी दिया होगा तो देखिएगा कि इंटरनेट का पूरा नाम इंटरनेशनल नेटवर्क होता है। इंटरनेट का पिता बीट फर्स्ट है। इंटरनेट की गति जो है बैड बीट पर निर्भर करता है। डब्ल्यू का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। HTTP मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। होम पेज यह किसी भी वेबसाइट का प्रारंभिक पेज का शुरुआती है। वेब पेज, इसी के मदद से उपभोक्ता वेब पेज को पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं तथा एक पेज से दूसरे पेज पर जा सकते हैं। प्रमुख वेब पेज में देखिए कि इंटरनेट एक्सप्लोर, नेट एस्केप नेविगेटर, गूगल क्रोम, एप्पल सफारी हो जाएगा। इच्छा के विरुद्ध प्राप्त हुए ईमेल को जंक ईमेल कहा जाता है। इंट्रानेट एक संगठन के भीतरी निजी कंप्यूटर नेटवर्क के समूह को इंटरनेट कहा जाता है। एक्सटरनेट देखिए कि यह एक निजी नेटवर्क है जो सुरक्षित रूप से विक्रेताओं, भागीदारों, ग्राहकों और व्यवसायों के साथ भागीदारी की जानकारी साझा करने के लिए इंटरनेट प्रौद्योगिकी का सार्वजनिक दूरसंचार प्रणाली का उपयोग किया जाता है। 79 नंबर क्वेश्चन है, कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या बताइए। तो ये 700 हो जाएगा। मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या 639 है। मांसपेशी अंगों में गति उत्पन्न करता है तथा शरीर के सुदृढ़ बनाए रखता है। लंबे समय तक कठोर कार्य करने के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होता है लैक्टिक अम्ल के कारण। मानव शरीर का 40 से 50% भाग मांसपेशियों से बना है। मांसपेशी में गतिशीलता प्रदान करने के लिए मायोसिन और एक्टिन नामक प्रोटीन उत्पन्न होता है। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी जबड़े में होती है। मानव शरीर में मांसपेशी 3 प्रकार का होता है, अरेखीय, अनैच्छिक मांसपेशी, रेखीय और ऐच्छिक मांसपेशी और हृदय पेशी। अरे अनैच्छिक मतलब होता है कि ऐसा मांसपेशी जिस पे मानव का कोई नियंत्रण नहीं होता है। और देखिएगा कि इसमें आपका आइरिस आ जाएगा, वृषक आ जाएगा, मूत्राशय आ जाएगा। ये यानी कि अब पेशाब लगता है तो उस पर नियंत्रण थोड़ा होता है कि कब लगेगा। और रेखीय मतलब होता है ऐसा ऐच्छिक पेशी जिसका मानव पर नियंत्रण होता है, जिससे हाथ, पैर, गर्दन ये सब जब आदमी घुमा सकता है। हृदय पेशी एक तिसार का है, तो ये याद रखिएगा। चलिए देखिएगा कि आपका 80 नंबर क्वेश्चन है 79 के बाद, पारिस्थितिक तंत्र शब्दावली किससे संबंधित है? तो ये आपका GS ट्रांसले हो जाएंगे, इनके द्वारा पहली बार उपयोग किया गया था। पारिस्थितिक तंत्र का मतलब क्या होता है कि अजैविक, जैविक और ऊर्जा तीनों जहाँ पे सम्मेलन बना के क्रियान्वित हो उसी को पारिस्थितिक तंत्र बोला जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए 80 के बाद एक देखिए कि इसमें उसी के बारे में दिया गया है तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा कुछ अलग नहीं दिया गया है। देखिएगा कि वन एवं घास के संख्याओं का पिरामिड हमेशा सीधा होता है और एक तालाब के पारिस्थितिक तंत्र के जीव भार का पिरामिड उल्टा होता है। और ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा रहेगा, तो ये याद रखिएगा। ऊर्जा पिरामिड में क्या दर्शाया जाता है कि प्रत्येक मतलब कि उपभोक्ता को 10% ऊर्जा मिलता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई शाकाहारी जंतु है, जैसे खरगोश है, तो खरगोश घास खाएगा तो उसको 10% ऊर्जा मिलेगा। फिर खरगोश को अगर बिल्ली खाती है तो उसको 10% मिलेगा। बिल्ली को अगर सियार खाता है या लोमड़ी तो उसको 10% ऊर्जा मिलेगा, यानी 90% ऊर्जा बर्बाद हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की? तो देखिए 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। कोशिका के अंदर काइटिन भरा होता है, तो ये याद रखिएगा। और कोशिका के सिद्धांत स्लाइडेन एंड स्वान के द्वारा दिया गया था, तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका पेंसिलिन के 82 नंबर क्वेश्चन। अच्छा रुकिए 1 मिनट, इसके बारे में टोटल देखिए लिया जाए। 80 नंबर का ये है, कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया। रॉबर्ट हुक एक कोशिका का अध्ययन माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक में प्रकाशित हुआ था। और देखिए सर्वप्रथम जीवित एवं मुक्त कोशिकाओं की खोज ल्यूनहक ने किया था। कोशिका के अध्ययन को काइटोलॉजी बोला जाता है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादक स्लाइडेन और स्वान के द्वारा किया गया था। कोशिका के केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1861 में किया था। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन खोज बीचमैन के द्वारा किया गया था। और तारिकाएं की खोज बावेडी ने 1888 में किया था। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। लाइसोसोम की खोज क्रिस्टन डी डुवे ने 1958 में किया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने
1890 में रुडोल्फ किर्चॉफ द्वारा बनाया गया यह नई कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं में है। 1888 में देखिए वाल्डियर ने गुणसूत्र का नामकरण किया था। कोशिकाएं दो प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक यूकैरियोटिक कोशिका है। प्रोकैरियोटिक कोशिका है इस प्रकार की कोशिका प्रारंभिक कोशिकाएं कहलाती है। यह सरल रचना वाली कोशिका होती है। इस प्रकार की कोशिका में केंद्रक का अभाव होता है। यूकैरियोटिक कोशिका ऐसी कोशिका जो पूर्ण रूप से विकसित होती है, यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती है। इस प्रकार की कोशिका विषाणु, जीवाणु, नीलहरित शैवाल को छोड़कर सभी जीव जंतुओं में पाया जाता है। रुधिर परिसंघ तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने किया था। रुधिर समूह की खोज कार्ल लैंडसेयर ने किया था। लुई पास्चर द्वारा किण्वन और टीकाकरण की खोज किया गया था। क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा पहली बार सफल हृदय प्रतिरूपण किया गया। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर, पेनिसिलिन के जैविक प्रतिरोध गुणधर्मों की खोज किसने किया था? तो ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएंगे। देखिए कि पेनिसिलिन के जैविक प्रतिरोध ये खोजा गया था इनके द्वारा। खोज 1928 में हुआ था। पेनिसिलिन का निर्माण कॉक द्वारा किया गया। पेनिसिलिन जैसे एंटीबायोटिक का उपयोग हानिकारक रोगियों को मारने के लिए दवा में किया जाता है। देखिएगा कि रोनाल्ड रॉस ने 1857 में मलेरिया परजीवी की खोज किया था। इस खोज के लिए 1902 में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। रोनाल्ड रॉस का जन्म अल्मोड़ा उत्तराखंड में 13 मई 1857 को हुआ था। मलेरिया रोग मादा एलेफेंजिस मच्छर के द्वारा फैलाया जाता है। एंटीसेप्टिक का आविष्कार 1867 में जोसेफ लिस्टर के द्वारा किया गया था। हाइड्रोफोबिया से संबंधित है तो ये देखिए कि आपका रेबीज हो जाएगा। रेबिक एक विषाणु जनित रोग है। रेबीज रोग से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में संक्रमण होता है। रेबीज रोग का आक्रमण पागल कुत्ता, भेड़िया, लोमड़ी आदि के काटने से मनुष्य में होता है। रेबीज रोग में पानी से डर लगता है, इसलिए इसे हाइड्रोफोबिया बोला जाता है। रेबीज का टीका की खोज लुई पास्चर द्वारा किया गया था। टिटनेस जिसे सामान्यतः लॉक जा या धन दुष्कर रोग भी कहा जाता है, बेसिलस टेटनी नामक जीवाणु से होता है। मेनिनजाइट रोग विषाणु द्वारा होता है। यह रोग मस्तिष्क को प्रभावित करता है। डेंगू भी जीवाणु जनित रोग होता है। यह एडिस इजिप्ट नमक मच्छर द्वारा होता है। विषाणु जनित रोग एड्स, चेचक, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, ट्रुकोमा, खसरा और गलसूरा है। 84 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जहर है? तो ये देखिए कि आपका बी जहर है, पोटेशियम साइनाइड। इसे चूहा मारने में उपयोग किया जाता है। ये अपेक्षा के विषय जो कोशिकीय श्वसन का एक शक्तिशाली अवरोधक है। NaCl सोडियम क्लोराइड, इसे साधारण नमक में उपयोग में किया जाता है। KCl जो पोटेशियम क्लोराइड होता है। K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, इसका उपयोग उर्वरक के रूप में। सीजियम और पोटेशियम का उपयोग प्रकाश विद्युत सेल में किया जाता है इलेक्ट्रॉन के रूप में। बिना बुझा हुआ चूना रासायनिक नाम से कैल्शियम ऑक्साइड है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कास्टिंग केलर विधि द्वारा होता है। आतिशबाजी के दौरान हरा रंग बेरियम के उपस्थिति के कारण होता है, तो ये याद रखिएगा। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन है, घेंगा डैश की कमी के कारण होता है? तो ये आपका आयोडीन के कमी के कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए कि विटामिन ए के कमी के कारण रक्तोदित संक्रमक और जीरोथैलेमिया होता है। B2 के कमी के कारण त्वचा का फटना, आंख का लाल होना। B5 के बाल सफ़ेद होना, मंदबुद्धि। B7 के कमी के कारण लकवा, शरीर में दर्द, बालों का झड़ना। और B11 का हृदय रोग हो जाएगा। B12 का एनीमिया, पांडु रोग हो जाएगा। और विटामिन सी का देखिएगा स्कर्वी, मसलों का फूलना। विटामिन डी के कारण डिक्टियस बच्चों में और वयस्क में ऑस्टियोमलेशिया हो सकता है। विटामिन ई के कमी के कारण जनन शक्ति का कम होना। और विटामिन के कारण रक्त का थक्का नहीं बनना। देखिएगा कि 86 नंबर क्वेश्चन है, अस्थिर सूरता यानी ऑस्टियोपोरोसिस की कमी डैश की कमी के कारण होता है? तो ये आपका कैल्शियम के कमी के कारण होता है। देखिए कि अस्थिर सुपोषता ये कैल्शियम की कमी के कारण होता है। और इसमें हड्डियों का जो द्रव्यमान होता है और ताकत कम हो जाती है। इसके कम होने पर ज़्यादातर कूल्हे, कलाई और रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर होने की आशंका बनी रहती है। कैल्शियम की कमी से ब्लड प्रेशर, मांसपेशी और जोड़ों में जकड़न, दांतों में दर्द और ड्राई स्किन, खून का कमजोर होना और टूटना, ये सब आ जाएगा। नाखून का कमजोर होना। कैल्शियम रुधिर के स्पंदन में भूमिका निभाता है तथा पेशीय संकोचन प्रक्रिया में संबंधित है। मानव शरीर के में देखिए कैल्शियम की लगभग 1.2 ग्राम दैनिक की आवश्यकता होती है, जिसे दूध, पनीर, अंडे, चना, साबुत अनाज से, रागी, मछली से प्राप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर, क्वासियोरकस बीमारी डैश की कमी के कारण होता है? तो ये प्रोटीन के कमी के कारण होता है। मरम्मत नामक रोग भी प्रोटीन के कमी के कारण होता है। इसमें बच्चे की मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं। प्रोटीन शरीर वृद्धि के लिए आवश्यक है और ये कोशिकाओं, जीवद्रव और ऊतकों के निर्माण में भाग लेता है। आवश्यकता पड़ने पर यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और
संवहन में भी ये पार्टिसिपेट करता है, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए देखिए, ये जैविक नियंत्रण एवं जैव उत्प्रेरक के रूप में भी कार्य करता है। प्रोटीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले बार्जिलियस ने किया था, एक जटिल कार्बनिक यौगिक जो 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। प्रोटीन के प्रमुख सोयाबीन हो जाएगा, मूंगफली, अन्य स्रोत है चना, मूंग, राजमा, मसूर, लोबिया, गेहूँ, मक्का, दूध, अंडा, मांस, मछली, ये सब हो जाएगा। और देखिए 88 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति खतरे में नहीं है? तो देखिए भारतीय तोता जो है ये खतरा में नहीं है, बाकी सभी खतरा में है। देखिए कि IUCN, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसके द्वारा एक रेड डाटा बुक जारी किया जाता है, जिसमें आपका जो भी खतरा में होता है लोग, उसमें देखिए कि 3-4 इसमें दिया गया है। जैसे एक है विलुप्त, गंभीर संकटग्रस्त, उसके बाद वंश विलुप्त, संकटग्रस्त, सुभेद, निकट संकट, संकट मुक्त, आंकड़ों का अभाव, अनाकलित, ये आपका इसमें दिया जाता है इसका डाटा, तो ये याद रखिएगा। साइबेरियन सारस, भारतीय गिद्ध, हिमालय बटेर, इन सभी को गंभीर संकटग्रस्त में रखा गया है। इनके प्राकृतिक आवासों से विलुप्त होने का गंभीर खतरा है। अगला क्वेश्चन है, टाइटन डैश का एक चंद्रमा है, तो ये आपका शनि का एक चंद्रमा है। शनि आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके तल के चारों ओर वलय होता है, जो मोटी प्रकाश की विशेषता है। इसके वलय की संख्या 7 है। यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई देता है। इसे जल में रखेंगे तो ये तैरने लगेगा, क्योंकि इसका घनत्व तो सभी ग्रहों के कम है, जल से भी कम है। टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है, जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। एलेक्जेंडर्स देखिएगा, एनसेलेड्स नामक उपग्रह सक्रिय ज्वालामुखी में पाया जाता है। फोबो उपग्रह शनि के अन्य उपग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में परिभ्रमण करता है। शनि ग्रह को हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनियम गैस पाए जाने के कारण गैसों का गोला भी कहा जाता है। शनि सर्वाधिक उपग्रह है, 145 नहीं 289 हो गया है उपग्रह इसका, तो ये याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। नब्बे नंबर क्वेश्चन है अगला, वोल्ट मापी यंत्र का उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है? तो देखिए कि विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। विभवांतर एक कूलम विद्युत आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य, उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहते हैं। इसका मात्रक वोल्ट है और ये अदिश राशि है। दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर यानी V बराबर किया गया कार्य W और आवेश Q हो जाएगा। तो ये आपका सूत्र हो जाएगा, बहुत छोटा सूत्र है, ये याद रखिएगा। कुछ महत्वपूर्ण यंत्र और उसके मापक हैं, जैसे कि अमीटर, तो विद्युत धारा मापने में काम आता है। गैल्वेमीटर विद्युत धारा की उपस्थिति जांचने में। एनीमोमीटर वायु गति मापने में। मैनोमीटर गैस का दाब मापने में। उसके बाद देखिए कि हाइग्रोमीटर हवा की आर्द्रता मापने में। हाइड्रोमीटर तरल पदार्थ का सापेक्षिक घनत्व। और टैकोमीटर देखिए कि वाहन की घूर्णीय गति मापने में। वैद्युत मोटर की घूर्णीय गति मापने में। फैदोमीटर समुद्र की गहराई। ओडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता। अल्टीमीटर ऊंचाई मापने में। थर्मामीटर ताप मापने में। पायरोमीटर ये उच्च ताप मापने में 1500 सेल्सियस से अधिक। विंड वेन वायु की दिशा ज्ञात करने में। लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता। लेक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापने में। कैरोटोमीटर देखिए स्वर्ण की शुद्धता। स्टेथोस्कोप हृदय की धड़कन सुनने में। स्फिग्नोमीटर रक्तचाप मापने में। पाइहीरियोमीटर स्वर विक्रम मापने में। और स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफी सूर्य की फोटोग्राफी करने का उपकरण है। देखिएगा कि कार्डियोग्राफ हृदय गति मापने में। और पोलीग्राफ झूठ का पता लगाने में। सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता मापने में। 91 नंबर क्वेश्चन है कि दिया गया है इसमें कि दाता अपने 3 लाख रुपए के सेवा निवृत्ति लाभ को अंशतः डाकघर में अंशतः बैंक में क्रमशः 10 और 16% के ब्याज दर पर जमा करना चाहते थे। यदि उनकी मासिक आय 2000 रुपये हो तो डाकघर और बैंक में उसकी जमा राशि में अंतर है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे आपको बना दिया गया है, तो हम इसको नहीं बनाएंगे। अब देख लीजिए आसान तरीके से बनाया गया है। 3 लाख है, एक्स मान लिया, एक्स माइनस में कर दिया, उसके बाद ये बना दिया। सेकेंड मेथड भी है, सेकेंड मेथड और भी इजी है। 91 के बाद 92 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर इतना दिया गया है, तो आपका पूछा जा रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा। तो ये तो आपको रख के बनाना होगा, ये इसका सूत्र है और इसी पे आपको निकालना होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, -1। 93 नंबर क्वेश्चन है, यदि x प्लस वाई बराबर 4 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 14 है। तो यहाँ पे दिया गया है कि x और y का सही मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान c हो जाएगा। चलिए 93 के बाद 94 नंबर क्वेश्चन,
यदि cos थीटा बराबर cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर m और cos थीटा प्लस cosec थीटा बराबर n है, तो n m स्क्वायर माइनस 1 का मान किसके बराबर है? तो इसका राइट आंसर डी सही है, यहाँ पे बनाया गया है, आप देखिए। और अगला क्वेश्चन है, इतना का मान क्या होगा? तो इतना का मान देखिए 95 का राइट आंसर ए सही हो जाएगा। और इसे यहाँ पे बनाया गया है, तो आप देख लीजिए। यदि एक गोले की त्रिज्या को 2 सेंटीमीटर बढ़ाया जाए तो उसकी सतह क्षेत्रफल 352 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। तो गोले की त्रिज्या प्रारंभिक कितनी थी? पाई का मान 22/7 दे दिया गया है और इस पर बनाना है, तो आपका 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पे बनाया भी गया है, तो आप देख लीजिए। 97 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और इसका महत्तम समानुपात 15 है, तो संख्याओं का योग क्या होगा? तो 105 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 98 नंबर है, एक दुकानदार एक वस्तु की कीमत ये वास्तविक लागत से 30% अधिक नियत करता है और यदि उसे अंकित मूल्य पर 10% का छूट बेचता है तो लाभ कितना होगा? तो लाभ उसको 70% हो जाएगा। आप यहाँ पे देखिए बना दिया गया है, तो आप इससे बना लीजिए। सेकेंड मेथड, थर्ड मेथड, तीन प्रकार से बनाया गया है। यदि किसी चक्रीय त्रिभुज के 3 उत्तरों कोण 1:3:4 के अनुपात में हो तो चौथा कोण का माप बताइए। तो देखिए चौथा कोण का माप आपका निकालिएगा तो कितना आ जाएगा? तो बी दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में 72 डिग्री हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 100 नंबर क्वेश्चन है। यदि 25 कुर्सियों का लागत 30 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर है तो हानि का प्रतिशत क्या होगा? तो हानि का प्रतिशत आपका 16:2/3% हो जाएगा। तो इस प्रकार देखिएगा कि हम लोग 100 क्वेश्चन देख लिए हैं। मैथ का क्वेश्चन इसमें अच्छी तरीके से बनाया गया है, तो उसे हम नहीं बनाए हैं, आप ज़रूर इसे देख के बनाइएगा। मैथ का 2-3 क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलिए इसे समाप्त कर दिया जाए। आप कमेंट और लाइक करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।